नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मेरे साथ मैं हूं मिलन शर्मा और आज हमारे साथ एक बहुत खास व्यक्ति बैठे हैं। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि भारत में परीक्षा प्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग हो जिस पर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, और या वो अन्य पेपर्स हो, यूपीएससी हो, कई जगहों से कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स। इस वक्त स्टूडेंट्स परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर्स तक परेशान हैं। और वाकई में जहां पूरा मीडिया इस वक्त एक जगह देख रहा है, हम द रेड माइक पर एक दूसरी जगह पर फोकस करना चाह रहे हैं जिसकी बात ज़्यादा नहीं हो रही है। और हमारा उद्देश्य द रेड माइक पर यही रहता है हमेशा कि ऐसी चीज़ों को उजागर करें जो अभी भी कई परतों के अंदर छुपी हुई है। तो हमारे साथ केशव अग्रवाल जी हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं और कई सालों से भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं। केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए द रेड माइक पर। और केशव जी से यही पूछना चाहूँगी पहले कि सर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो किस दिशा में बात करने वाले हैं? ऐसी क्या और चीज़ जो किसी भी मीडिया चैनल को, किसी भी पोर्टल को इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है? बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर, क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, हैकिंग की बात हो गई, टेंडर की बात हो गई और बड़े खुलासे हो गए, लेकिन हैकिंग और टेंडर से मार्क्स पे क्या असर पड़ेगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा या कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी बात नहीं हुई। फिज़िक्स एक आउटलायर है इस पूरे सीबीएसई रिज़ल्ट में। अगर आप सीबीएसई के इस रिज़ल्ट को देखो और फिज़िक्स एक तरफ करो, बाकी सब्जेक्ट एक तरफ करो, तो फिज़िक्स एक अनोखा अलग खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? फिज़िक्स में केवल 96 बच्चे पूरे भारत में 5,50,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया फिज़िक्स का, और 96 बच्चे 100 लेके आए, जो कि 0.001% है। केमिस्ट्री 96 बच्चे 100 लेकर आए। केमिस्ट्री में जाते हैं तो ये संख्या 1000 के ऊपर है, मैथ्स में जाते हैं 1200 के ऊपर है, बायो में भी 1000 के आसपास है। तो यानी उनका मैं 10% निकालूं तो भी नहीं बैठता। तो मतलब क्या फिज़िक्स इतना टफ आया था? फिज़िक्स में ऐसा क्या हुआ? फिर कंपार्टमेंट में अगर हम देखें रफली डेटा, तो 90,000 प्लस बच्चे कंपार्टमेंट है। 90,000 प्लस, तो 5,56,000 में ये है, और 1,63,800 भारत में कंपार्टमेंट है। तो 55-56% बच्चे फिजिक्स में ही फेल हो गए। और यही फिजिकल एजुकेशन के बाद साइंस वालों के लिए पहला मेन पेपर था। स्कैनिंग हुई, 20-22 दिन बाद इसकी चेकिंग शुरू हुई, और इसी में रिजल्ट में कई खामियां आई हैं। और अभी जो कुछ शायद वेदांत या इनका था, वो फिजिक्स का ही पेपर था जो इधर उधर हुआ। सप्लीमेंट्री शीट की प्रॉब्लम आई, और इसकी वजह से जेई में कई बच्चे 75% भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क करता है 9600 और वो कहीं मैच नहीं होता, ऐसे है। तो फिज़िक्स का जो है वो स्कैनिंग ले लो, चेकिंग ले लो, कहीं तो एक एक्स फैक्टर है जिसने इसमें गड़बड़ की है। इतनी गड़बड़ नहीं हो सकती जितनी दिख रही है। तो फिज़िक्स की कॉपीज़ को थोड़ा मुझे लगता है देखना चाहिए, जिससे कि ये जो हल्ला है ये 2-3 सब्जेक्ट्स को लेके ज़्यादा है, बाकी विषयों में इतना हल्ला नहीं है। 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर ड्रॉ कर रहे हैं लोगों का गुस्सा, जिसकी वजह से ये है। साइंस स्ट्रीम तो है ही, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स जी, ये 3 सब्जेक्टों ने किया है, जिसमें फिजिक्स स्टैंड अलोन करता है। अब बच्चों के पास मौका भी नहीं है रिवैल्यूएशन का, क्योंकि वो विंडो बंद कर दी गई। अब बच्चे थक गए थे अप्लाई कर करके, लेकिन वो साइट ही नहीं खुल रही थी, और उनका CUET की परीक्षा चल रही है। अब बच्चा या तो परीक्षा दे या खोले, और इसमें नेटवर्क अच्छा चाहिए। तो बच्चा कहीं बाहर है, मोबाइल से खुलता नहीं है। तो एक तो ये है कि अब एक दिन का अगर ये स्पेशल विंडो दे बच्चों को कम से कम रीअप्लाई करने, क्योंकि नहीं तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। फिजिक्स के लिए आप कह रहे हैं? सभी सब्जेक्ट। अब फिजिक्स का तो स्पेशल होगा नहीं, क्योंकि जब देंगे तो फिर बाकी लोग कहेंगे हमें क्यों नहीं। तो एक दिन दे देंगे तो कम से कम जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि साइट में प्रॉब्लम थी, ये तो आप खुद मान रहे हैं, और पूरे पूरे दिन बैठे रहे, तो उनको एक मौका भी मिल जाएगा। तो जिनको भी अपने और सब्जेक्ट में लग रहा है कि हाँ मुझे कई लोग डर के नहीं कराते थे कि नंबर कम होंगे, क्या होगा,
फिर पैसे भी बहुत थे, अब पैसे बहुत कम हो गए हैं, तो लोग आगे आए, क्योंकि देखिए पैसे भी मैटर करता है। भारत में हम खाली मेट्रोज़ को नहीं देख सकते, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और रूरल में बच्चे रहते हैं। तो पहले अगर एक क्वेश्चन करना था तो 1300 रुपये देने पड़ते, जो अब 225 रुपये टोटल है, और वो भी रिफंड है। तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और जब इतनी खामियां आई, क्योंकि तब इतना हल्ला नहीं हुआ था। आपने इनफैक्ट, मुझे याद है कि सीबीएसई के पैसे कलेक्ट करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने लिखा था और काफ़ी कुछ प्रदर्शित भी किया था, वो तो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे रीचेकिंग के लिए। वो इसलिए था कि लास्ट ईयर जब रिवैल्यूएशन करना पड़ा, तो ये बच्चों के इतने नंबर कम आए थे 10th मैथ्स और उसमें, और फिर मैं जानना चाह रहा था कि चलो आपने लिया, तो जब बच्चों का चैलेंज ठीक है तो रिफंड तो करो। गलती आपने की, बच्चे ने अप्लाई किया, अगर उसका चैलेंज ठीक है तो उसको रिफंड करो। दूसरा, जिसने गलती की और सही है आपकी चेकिंग, तो मत करो। तो लगभग 23 करोड़ रुपए इन्होंने बताया कि इन्होंने कलेक्ट किया था लास्ट ईयर। 23 करोड़ बहुत बड़ी रकम 23 करोड़ होती है। प्लस किया था जो रिवैल्यूएशन में। तो देखिए, हमारे को जो संस्थाएं ये चलती हैं, ये कोई बिजनेस वो नहीं है, इनका वेलफेयर है स्टूडेंट का। तो इतना अमाउंट एक बच्चा नहीं दे पाता, और इस बार तो चार्जेस भी बहुत थे, तो हमको उसके ऊपर देखा, और ये गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया कि हम कम भी करेंगे और रिफंड भी देंगे। और अगले दिन आपने देखो 3 लाख कुछ अप्लाई कर गए। पहले 3 दिन में तो एप्लीकेशंस थी नहीं। अब देखिए, इसमें बहुत कुछ खुलासे हो चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अब इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि देखिए, टेंडर है, वो इंक्वायरी है, लंबा प्रोसेस है, आज तो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ना मार्क्स में कुछ होना है। हैकिंग एक अलग प्रॉब्लम है, वो उससे क्या, आज बच्चे को अब इंस्टेंट सोल्यूशन क्या दोगे, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में क्यों हैं कि नंबर कम आए। दूसरा, उनके कई अब उस नंबर के आधार पे आगे एडमिशन रुके हुए हैं, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी है, वो तो आपके लिए रुकेगी नहीं। अगर यहाँ रिजल्ट डिले होता है और उनको मार्क्स नहीं मिलते, तो वो पूरे साल का जो उन्होंने सैट दिया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया, वो सब खराब हो जाएगा। तीसरा, आपको क्या करना है, ग्रेस मार्क्स पे एक फॉर्मूला वर्कआउट करना है कि जिन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉपियाँ आई हैं, क्यों आई, और इनमें क्या मेजर समस्या है। एनालिसिस तो आपको करना चाहिए कि भाई ज़्यादा कंप्लेंट क्या है, ब्लड है, सप्लीमेंट्री मिसिंग है। अब सप्लीमेंट्री मिसिंग में भी एक चौंकाने वाली बात है, फिजिक्स की कॉपी में अगर 2 सप्लीमेंट मिसिंग है, आपकी फर्स्ट शीट पे लिखा होता है कितने सप्लीमेंट ली, तो क्यों टीचर ने नहीं देखा चेक करते हुए। असिस्टेंट एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर थे, कहीं तो लापरवाहियाँ हुई। देखिए, हम सिस्टम को तो करें, लेकिन सिस्टम डिपेंडेंट है नीचे रिसोर्सेस पे। अगर वही अपना काम नहीं करेंगे, 17 लाख कॉपियों में आप माइक्रो लेवल पे चेक नहीं कर सकते। दूसरा, जब आज टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनको रिजल्ट में टेक्नोलॉजी यूज़ करके देखते कि ये आउटलायर फिजिक्स में क्यों आ रहा है। 1 मिनट में हम निकाल देंगे तो आप भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, आपने ये डेटा कैसे एक्सट्रैपोलेट किया कि फिजिक्स में इतनी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? देखिए, लगभग जो टोटल होता है 30 से 35% बच्चा साइंस का होता है। तो 17 में से 30 से 35% आप रफ कैलकुलेट करिए, 5.5 लाख कुछ फिगर आ जाता है। तो जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा बड़ी बात नहीं है। और रिजल्ट जब हम आज एआई को लगा देंगे, वो 2 मिनट में निकाल देगा कि कहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो डिक्लेयर करने की जल्दी में इन्होंने, देखिए, 22 दिन पहले कॉपी शुरू हुई, टीचर्स को जल्दी चेक कराया, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में, ना उनके पास ट्रेनिंग थी। क्योंकि देखिए, बेस्ट टीचर होना और टेक्नोलॉजिकली बेस्ट होने में फ़र्क है। तो जब मुझे उसको यूज़ करना है, बड़ा मुश्किल है। आज जूम हम अच्छे से यूज़ करते हैं, 2020 में नहीं कर पाते थे, कारण ट्रेनिंग ही नहीं थी। तो ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट है। अब आपने 17 लाख, बहुत बड़ा फिगर है, आप कंपार्टमेंट में कर लेते ये एक्सपेरिमेंट, अब तो बहुत छोटा फिगर होता, सक्सेसफुल हो जाते। और बच्चों को डायग्राम बनाने का पता नहीं था, उन्होंने अपने स्कूल जैसे बना दिया, वो स्कैन नहीं हुआ, तो वहाँ टीचर नंबर नहीं दे पाया। तो यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हो गए। अब वो टीचर को समझ नहीं आ रहा, क्लिक होके आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। तो अब ऐसे ऐसे एरर आ रहे हैं। क्वेश्चन 8 चेक हो रहा है, मार्क्स क्वेश्चन 1 के लग रहे हैं, कहीं कॉपीज पूरी लिखी है, ब्लैंक आ गई, सप्लीमेंट्री शीट गायब हो गई, कुछ पन्ने इधर हो गए, उधर हो गए। तो इतने बड़े सिस्टम में 40 करोड़ पेज जब स्कैन करोगे, स्कैनर्स को भी इतना नहीं पता था, तो स्कैन करते हुए भी पूरे दिन में वो पागल हो गए। ब्लड कॉपी, क्योंकि 200 DPI आपने एक्सेप्ट किया, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था।
आपने कोई भी पायलट प्रोजेक्ट रन नहीं किया या प्री बोर्ड में इस कंपनी से एक बार रन करा लेते, क्या इस कंपनी की क्षमता है? क्योंकि कार चलाने वाला अगर ट्रक चलाने लगेगा तो जरूरी नहीं वो ट्रक अच्छे से चला लेगा। ये कंपनी हो सकता है 2-3 लाख कॉपीज अच्छे से स्कैन कर रही हो, इनके पास अब बता रहे हैं अपना सर्वर भी नहीं है जो न्यूज़ में आ रहा है। तो कई ऐसी खामियां सामने आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब बच्चों को एक ग्रेस मार्क फॉर्मूला जो मैं कह रहा था दे दीजिए, फिजिक्स जैसे है जो 80 से 90 में है उनको 10% दे दीजिए। जो फेल हो रहे हैं उनको ऑब्वियसली आपको कोई 18-20 पे है तो उसको अगर आपको 1/3 पहुंचाना है 70 में से तो लगभग 23, तो आपको फॉर्मूले वर्कआउट करने पड़ेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफिकल्टी वाइज। सर तो इसमें भी तो काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी क्योंकि अब ग्रेस मार्क्स की आप बात कर रहे हैं। देखिए हम भी बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कल को जब ये बच्चे आगे जाएंगे और पीसीएम आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट सेक्शन है पूरा पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे ग्रेस मार्क्स को लेके बच्चे आगे जब बढ़ेंगे? क्योंकि बिल्कुल सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। सिस्टम ने तो मैं कहती हूँ और आप भी समझते हैं इस बात को कि बच्चों के भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स क्या वाकई में सोल्यूशन बन सकता है? पहले भी मॉडरेशन करते थे, जब रिजल्ट आता था हर बोर्ड मॉडरेशन करके नंबर देता था जी। लेकिन अब समस्या ये है कि आज अगर कॉपी अप्लाई होंगी, 11 लाख कॉपियाँ हैं, पिछली बार 25 दिन में रिजल्ट आना शुरू हुआ था, कब रिजल्ट आएगा, फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होगा, फिर बच्चे अप्लाई कहीं करेंगे। अब तो पूरा डिले पे जा रहे हैं ना, अब आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें डिलेज हो रहे हैं। आज भी बच्चे कह रहे हैं कुछ जगह ग्लिचेज आ रहे हैं, वो तो खैर अब पूरा पता चलेगा। तो आप ये समझिए कि क्या हम इन बच्चों को एक टाइमलाइन दें, क्योंकि आप टाइमलाइन नहीं दे रहे, आप रोज एक नया संदेश दे देते हैं, आज ये हो गया। आप एक कॉन्क्रीट टाइमलाइन दीजिए। तो रीवैल्यूएशन की तो इनसे पोर्टल ही नहीं खुल रही थी पहले जून की। देखिए तभी तो कह रहा हूँ कि अब उसमें इतनी खामियां हैं, तो आप एक अब टाइमलाइन दीजिए कि हम इतने दिन में स्कैन करके आपको रिजल्ट अब दे देंगे और अब हमारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। अगर आप ग्रेस नहीं देते तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2 या 3 करिए इस बार, क्योंकि बच्चों को मौका दीजिए सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर पाएं, क्योंकि इस बार गड़बड़ हो गई। तो एज ए स्पेशल केस इस साल आप 1 इम्प्रूवमेंट देते हैं 12th में, आप 2-3 दीजिए। आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे करवाइएगा इस सिचुएशन में? नहीं, वो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम तो होना ही होना है, वो तो हर साल होता है। जुलाई में उसकी डेट आएगी ही आएगी, तो उस डेट में 2 पेपर का ऑप्शन दीजिए कम से कम बच्चों को, ताकि जिनको इससे अप्लाई नहीं कर पाए या सेटिस्फाइड नहीं है वो कम से कम इम्प्रूव करके अपना इंजीनियरिंग का जो एक टाइम लिमिट होती है सितंबर अक्टूबर के अराउंड तक देना बिफोर एडमिशन, वो दे सकें, उनको मौका मिले। अब देखिए अभी ब्लेम गेम पॉलिटिक्स से बच्चों का फायदा नहीं हो रहा, बच्चे तो पिस रहे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ब्लेम गेम अपनी जगह है, पर सोल्यूशन क्या आ रहा है? तो इसीलिए हमको ये, और आप जो कह रहे हैं ना कैसे फॉर्मूला, आज एआई लगाइए, एआई में बहुत कुछ है, यूज करिए, वो सब कॉपीज का आपको सेग्रीगेट करके बताएगा इतना ये है, इतना ये है। अरे सर आप सरकार से कह रहे एआई लगाइए, इनसे सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही है वेबसाइट। देखिए अब सिक्योरिटी फिर गड़बड़ियां कर देंगे एआई में। सर एआई भी तो उतना ही सक्षम है जितना पावर आप एआई को देंगे, वरना एआई भी गड़बड़ कर सकता है। नहीं, पर डाटा लगाएं और ह्यूमन एक्सपर्टीज लगाएं तो फास्ट सोल्यूशन तो देगा कि हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको हम फिट करें। अब नीट का पेपर था तो हमने एआई को दिया, 12 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व किए, बैंग ऑन। 12 मिनट में 180 सवाल सॉल्व कर देता है, तो उसके अंदर पावर है। फिर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस नाम की चीज है, अगर हम उसको करें, और रिसोर्सेज की गवर्नमेंट पे कमी नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिसोर्सेज इकट्ठे करके इसको लगा के अभी इसको खत्म करना है। रोज रायता फैलता जा रहा है, रोज एक दिन सरकार के लिए भी परेशानी है, एजुकेशन मिनिस्टर परेशान है, प्राइम मिनिस्टर परेशान है, एक सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, अभी रीनीट होगा, वो अभी से खबरें आ रही हैं लीक हो गया, पेपर मिल रहा है। ये अफवाहों का दौर बढ़ता है, लोगों को पॉलिटिक्स करने का मौका मिलता है। इसको जितनी जल्दी हम क्लोज करके आगे की प्लानिंग करें, ये है। मैं सीबीएसई को कहता हूँ फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप फेल नहीं होते प्लान करने में, ओएसएम बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, आप उसको सही तरीके से सही टाइम पे लागू करते, आपकी वाह वाह होती। लेकिन आज गलत टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है, और बच्चों के साथ अब वो विश्वास खत्म है। आप 2 गलती भी मिलेगी, वो 200 के बराबर एक्सप्लोड कर देंगे। सोशल मीडिया इज गेटिंग वायरल वेरी फास्ट, तो आज के डेट में कई ऐसी चीजें आएंगी। तो मैं कह रहा हूं इसका प्लान करके जितनी जल्दी हम इसको क्लोज कर सकें, अभी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कईयों को मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, को अब्रॉड लेना है, जोसा काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो इन सब से क्या होता है, बच्चों का, माता पिता का स्ट्रेस है। दूसरा
आप हम क्या कर रहे हैं इस पे चर्चा कर रहे हैं, टाइम वेस्ट तो हमारा भी हो रहा है। इन्होंने काम किया, वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स जीरो हो गया, आज आप कुछ करते, ये कुछ करते, आगे का सोचते, रीनिट 2 महीने का काम जीरो हो गया, फिर से प्लानिंग चल रही है। तो इस साल एक के बाद एजुकेशन में CUET का पेपर कैंसिल हो जाना, SSC का पेपर कैंसिल हो जाना, एडुकिटी जो एक कंपनी है वो ठीक से नहीं करा पाई, 500 के 1000 बच्चे आ गए। मतलब आप समझिए कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वन ऑफ इंसिडेंट्स आर डिफरेंट, इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट्स आर नॉट एक्सीडेंट्स, नॉट कोइंसिडेंस। तो हमको बैठ के इनको सोल्यूशन देके अब बहुत तगड़ा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। हर साल इस पे चर्चा और पैसा वेस्ट। आप समझिए इंडियन एयरफोर्स अगर पेपर ले जाती है, इतने 1000 करोड़ कहाँ से आएंगे? एक तो रीनिट उन्होंने पूरा रिफंड कर दिया पैसा भी। आप समझिए ह्यूमन आवर्स को अगर मैं लगाऊंगा 3-4 हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया, ह्यूमन रिसोर्स भी वेस्ट हुआ है। तो हमको अब सोल्यूशन पे आना है। देखिए पॉलिटिक्स चलेगी, सोल्यूशन कोई नहीं देगा। बच्चा पिस रहा है, वो तो रिसीविंग एंड पे है, उसे रिवैल्यूएशन का भी देना है, उसको मेंटल स्ट्रेस भी सहना है। अब बच्चों को पाकिस्तानी भी आप कह दोगे, तो ये ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। कल को कोई और इंसिडेंट आएगा। तो बच्चों ने कई चीज़ें उजागर भी की, ये दोनों आगे आए, सार्थक और निसाग्र। तो देखिए हमारे को पॉजिटिवली लेना है। गलतियां हो जाती हैं, मैं नहीं कहता नहीं होता, पर सरकार को एक चीज़ समझना है कि हमारी एजेंसीज कितने सीरियसली काम कर रही हैं जिन पे सरकार निर्भर होती है। क्योंकि CBSE और NTA दोनों एक एजेंसीज हैं जिनको काम दिया गया, और दोनों में भी ये काम अगर ठीक से नहीं हुआ, जिसका ठेकड़ा एजुकेशन मिनिस्टर सरकार पे आता है, तो स्वाभाविक है पॉलिटिक्स होगी। पर इन एजेंसियों में क्यों नहीं हुआ? यहाँ अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर हम कब तक इस पे चर्चा करें? 2024 में ली, हमें अब एक कॉन्क्रीट सोल्यूशंस लाने। और भी तो एग्जाम होते हैं बाहर, IB बोर्ड बाहर से कॉपी यही चेक कराता है OSM से, कर्नाटका में होती हैं। वो लोग कैसे करवाते हैं? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग दी है। आप समझिए ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सिस्टम खराब नहीं होता। तो इस बार आनंद फानन में OSM क्यों ले आए? अब ये डिसीजन सरकार को एकदम पूछना चाहिए कि किसने अप्रूव किया, जब इतने रेड फ्लैग्स थे और इतने उसमें आपको पता भी था। कोई भी चीज को आप पायलट करते हैं, अब जैसे कोई भी हमें पायलट प्रोजेक्ट एक बहुत इसलिए होता है कि हम उसकी खामियां दूर कर सकें। तो अगर बिगर पायलट प्रोजेक्ट करें हम 17 लाख, वो भी 12th में क्यों गए? थोड़ा सा ये 10th में भी कर लेते हैं ना, हालांकि वो भी मेरे को नहीं लगता, 9th 11 ठीक है, 10th में कर लेते तो उनका कहीं करियर पे नहीं है। 2 फिर भी 10th का भी बाहर जाते हैं तो मार्क्स लगते हैं, आप एक सैंपल साइज पे करते। तो अब खैर ये तो, और ये जब ये लॉन्च हुआ, हैरानी की बात है ना मीडिया ने प्रश्न उठाया इस पे। फरवरी में तो सब शांत था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, ना टेंडर की, ना कंपनी की, ना इन समस्याओं की। कॉपी चेक हुई तब तक भी नहीं हो रहा था, रिजल्ट के बाद तो सब एक्टिव हो गए। तो हमें देखना है, जब ये लॉन्च हुआ था तब भी प्रश्न उठने चाहिए थे कि क्या SOP है, किस बेसिस पे आप कर रहे हो। फरवरी एग्जाम टाइम है, अचानक से एंजाइटी बढ़ती है बच्चों की। मुद्दा मेरे ख्याल से तब उठा जब बच्चों ने अपनी मार्क्स देखे और फिर स्कैन्ड कॉपीज मंगाई, ये बोलकर। सबसे पहले अगर बात करें वेदांत की कि भाई मेरे तो पेपर ही नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग ही मैच नहीं हो रही है, वहां से मेरे ख्याल से और भी ज्यादा बच्चों ने कांग्रेगेट होकर ये कहना शुरू जब ऐसी लापरवाही आने लगी, सप्लीमेंट्री शीट नहीं है, अरे 24 पेज कैसे गायब? एक बच्चा जानता हूं मैं, उसके मैथ्स में 45 नंबर की कॉपी आई, 44 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर की सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं आई। तो अब आप देखिए 35 नंबर नहीं आए और 45 में बच्चा 44 ले रहा है। अब उसकी मानसिक स्थिति समझिए, जब रिजल्ट आया होगा बच्चा किस उसमें होगा, वो शॉक में होगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। देखिए ये समझाना कि रिवैल्यूएशन होगा, ये हो जाएगा, लेकिन जब वो नंबर देखता है तो उसकी तो हालत ख़राब है ना कि भाई ये मेरे साथ हुआ कैसे। मान लीजिए सप्लीमेंट्री शीट ही नहीं मिलती है एक इंस्टेंस, तो क्या होगा उस बच्चे का। तो देखिए ऐसी समस्याएं बहुत आ गई हैं, लेकिन अब इंस्टेंट सॉल्यूशन देके एक बहुत बड़ा थिंकिंग प्रोसेस और लूप होल और ये जो खामियां हैं सबको लेके, और AI मैं फिर कहूँगा यूज़ करो, उसको बोलो मेरे साथ ये समस्या हुई, वो सोल्यूशन क्या देता है। क्योंकि AI कैन थिंक मोर देन मतलब जो हम करते हैं, और फिर हम अपनी एक्सपर्टीज़ लगाएं कि ये सजेशन है। फिर एक ओपन करना चाहिए नेशनल लेवल पे फॉर्म या कुछ, जहां सबसे सजेशन ले। आज स्टेक होल्डर से आप सजेशन कहाँ लेते हैं? बच्चा, पेपर देने वाला, स्कूल के टीचर्स, उनसे पूछा आपने? नहीं पूछा। आप उनसे तो सजेशन लीजिए कि मेरी पॉलिसी जो लग रही है कितनी है, कितनी बढ़िया है, कितनी नहीं है, क्या उसका फ़ायदा हुआ।
उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव मतलब एक अच्छा हमारे पास आउटकम आएगा, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, और फिर इम्प्लीमेंट करिए। CUET एक फील्ड स्टोरी हो गई आज 2022 से 26 तक, रोज ग्लिच, हर साल में नया एक्सपेरिमेंट। बोर्ड ये कह रहे थे कोचिंग कम होगी, CUET ने तो कोचिंग डबल कर दी और स्कूल को आधा कर दिया है। कैसे कर दिया? आपने बोर्ड के नंबर हटा दिए। अब जनरल एप्टीट्यूड स्कूल पढ़ाता नहीं है तो बच्चा कोचिंग जाता है, आपने कोचिंग को कर दिया। जगदीश जी कहते थे कोचिंग खत्म हो जाएगी, कोचिंग तो बढ़ गई है इससे। उसके बाद स्कूल्स बच्चे जाते नहीं है क्योंकि नंबर ही नहीं लगते। जर्नलिज्म, जहाँ जो लोग अब सिलेक्ट होके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं कि MCQ टिक कर दो और तुम जर्नलिस्ट बन जाओ। जर्नलिस्ट लिखने के देखने से बनना होता है। अगर उसको लिखना नहीं आता और MCQ करके आ रहा है तो आप समझिए वहाँ पे CUET फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि आपने खाली टिकिंग देखी। तो आप जब बोर्ड के मार्क्स का वेटेज उसमें लगाओ तो पता चलेगा उसने हिस्ट्री के पन्नों में क्या नंबर लिया, क्या वो MCQ वाला ही है या मार्क्स कोरोबोरेट कर रहे हैं। अब नीट में जब 2024 में हम सुप्रीम कोर्ट में थे, एक लड़की के 705 आए 720 में से, गुजरात से वो बेलगावी पेपर देने गई 1500 किलोमीटर दूर, और बोर्ड एग्जाम में फेल हो गई। फिर हैरानी की बात है वो कंपार्टमेंट में भी फेल हो गई। हाँ। तो 705 आए। अब अगर आप हर एंट्रेंस में बोर्ड का कुछ वेटेज रखो तब है। CUET में बोला गया था कि बोर्ड ना, हर बोर्ड नंबर ज्यादा दे देते हैं, इसकी वजह से ये सिस्टम ठीक नहीं, हम CUET लाएंगे। अब CUET तो आप सबने देख लिया। मैं कहता हूँ CUET लाते, आप उस बच्चे का बोर्ड का मार्क्स और CUET का मार्क्स मिलाते, जो इजीली पता चल सकता है क्या वेरिएशन इतना है या इतना। दूसरा, आपने कभी भी लिस्ट जारी नहीं की जो CUET टॉप कर रहे हैं, क्या उन्होंने बोर्ड में भी टॉप किया? अगर ये दोनों चीज मैच हो जाती है तो फिर मैं CUET क्यों कर रहा हूँ 2-3% वेरिएशन के लिए। हाँ, आप ये कहते हैं CUET के टॉपर हैं लेकिन इनमें आधे से ज्यादा बोर्ड के टॉपर नहीं है, वैसे वाले हैं, तो फिर आपकी बात एकदम ठीक होती कि ये चीज है। लेकिन ऐसा कोई डाटा मुझे तो नहीं लगता कि 5-7% से ज्यादा वेरिएशन है। आज पेरेंट्स पे फॉर्म का बोझ, ऑनलाइन रूरल एरिया में आपके पास सेंटर ही नहीं है, आप 300 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं। मैं यही पूछने वाली थी आपसे, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो CUET के अर्बन सेंटर्स में आई है इस बार सर, जो दिल्ली NCR के सेंटर में ग्लिच आई है, अंबाला के सेंटर में ग्लिच आई है। और उससे बड़ी बात क्या थी, जब इन्होंने सेंटर अलोकेट किए, दिल्ली के बच्चे को जयपुर भेजा, आगरा भेजा, क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास यहाँ सेंटर नहीं है। तो फिर आप ये परीक्षा क्यों करा रहे हैं 306 सेंटर लेके? आज आप 4 साल 5 साल हो गए, आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? या तो अपने सेंटर बनाइए, आप TCS पे डिपेंड हो रहे हैं, आप सेंटर्स को 3 गुना करते। अब तुमने वो किया नहीं। अब एक पेरेंट अगर 300 किलोमीटर 11 मई को पेपर था, इन्होंने जो लिस्ट दी, और उसका 13 को था और 30 को था, तो क्या वो घूमने फिरने 3 डे टूर पैकेज पे भेज रहे हो? आप समझो उसकी पीड़ा, माँ बाप छोड़ के जाएंगे। एक नीट की बच्ची के साथ कुछ घटना घटी, अभी पढ़ने में आया था पटना में, तो आप समझिए इनसिक्योरिटी कितनी है। तो वो क्या करेगा? वो एग्जाम नहीं देगा। CUET का डेटा ये कहता है 9 लाख बच्चों ने फिजिक्स अप्लाई किया अभी CUET में, 5 लाख तो CBSE है, 40% है, 13 लाख ने JEE मेन दिया। तो आप समझिए कि कई जगह, और कॉमर्स का मैं पढ़ रहा था, 2 लाख बच्चे अकाउंट्स के अपीयर हो रहे हैं और 2-2.5 लाख इको के अपीयर हो रहे हैं। तो मतलब 4.5 लाख तो इको के बच्चे मेरे CBSE में है। तो आपके CUET दे कौन रहा है? कितना परसेंटेज कम हो गया लेने वालों का? तो आप समझिए रूरल बच्चा आ नहीं रहा, आप डाटा रिलीज नहीं कर रहे। हमको इसको एक बेनिफिट पे ले जाना है। अगर आधे बच्चे वंचित हैं तो कारण ढूंढिए कि भाई खाली 2-2.25 लाख ही अकाउंट्स के बच्चे हैं क्या पूरे हिंदुस्तान में, या इकोनॉमिक्स के? तो आपको इन फिगरों पे आने की बहुत ज़रूरत है, और एग्ज़ाम कंडक्ट ही करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। जो कि डाटा एनालिसिस आप करते नहीं है, देते नहीं है, आंसर की गलत आती है, फिर बच्चा 200 रुपये देता है। कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव तो करें। रोज खामियां नहीं आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी वजह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हम डिजिटली आगे नहीं, हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया हम पे हंस रही है कि ये एक एग्ज़ाम नहीं करा पाते, एक रोबोट ये बना नहीं पाते। दावे इनके बड़े हैं। किसकी गलती है अगर इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है? इतने सालों से सरकार परीक्षा पे चर्चा कराती है, बच्चों पे बोझ कम करने की बात करती है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी जैसी चीज़ों से ध्यान भटकाती है, लेकिन अगर आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं, नीट का लीक हो रहा है, CUET के ग्लिच आ रहे हैं, UPSC के भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो रो रहे हैं, एक पेपर नहीं करा पा रहे प्रोटेक्ट, एक जांच नहीं करा पा रहे, एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे। आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? किसने टॉप किया, कौन पास कौन फेल? नहीं, सिस्टम कैसे फेल हुआ हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जबकि परीक्षा होती है
तो ये चर्चा होती थी कि कौन टॉप किया, कहाँ क्या रिजल्ट आया। आज चर्चा हो रही है हाउ द सिस्टम फेल्ड, व्हाई द सिस्टम फेल्ड, ये बात हम कर रहे हैं। तो आज जो एक ऑनेस्ट विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में फेल नहीं हुआ, जिनको हमने इंटरेस्ट किया था उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, वो लोग फेल हुए हैं। और इसको हमें मानना और समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिनाइल, और हम बचाते हैं, डिफेंड करते हैं। अगर एक बार एक्सेप्ट कर लो तो 100 मुंह चुप हो जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद आपको बैठना है। हर एग्ज़ाम अलग है। नीट का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं वर्कआउट कर रहे, मेरे समझ में नहीं आता। नीट को हम 1 हफ्ते में कंडक्ट करके बाहर निकल सकते हैं आराम से। कैसे? नीट में फरवरी में फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म लीजिए, उनका सिटी सेंटर सब ले लीजिए, आप मार्च एंड तक उनको एडमिट कार्ड दीजिए कि तुम्हारा ये सेंटर है, जो आप 1 हफ्ता पहले देते, आप दे दीजिए। फिर आप हर सब्जेक्ट के 4 से 5 एक्सपर्ट्स पकड़िए। पकड़ लिया आपने, 45 सवाल बनाने हैं, फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45, बायो में बॉटनी जूलॉजी 180 सवाल, 4 5 एक्सपर्ट्स पकड़ लिए। बड़ा गेस्ट हाउस ले लीजिए, CISF गार्ड करेगा। आपके पास ना मोबाइल है ना इंटरनेट, 5 टाइपिस्ट के साथ अंदर सबको घुसा दीजिए। एक टीचर अगर 3 से 4 सवाल 1 घंटे में बनाएगा, इतना तो बना लेगा, नेट का ही पेपर है, तो आप बताइए 6 से 7 घंटे में एक टीचर 20-22 सवाल दे देगा। 5 टीचर आपको 2 सेट के लिए 100 सवाल दे देंगे, टाइपिस्ट को टाइप करने दीजिए। तो आपके 2 से 3 दिन में पेपर रेडी होगा या नहीं होगा बताइए। 180 सवाल के 2 सेट आराम से, तीनों लोग अंदर ही बैठे हैं, स्विमिंग पूल, उनको जितनी मस्ती देनी है दो कि उन्हें ना लगे हम कई दुनिया से बाहर है, मोबाइल और इंटरनेट। चौथे दिन NTA के डायरेक्टर आते हैं, पेपर इन्होंने ओके कर दिया, उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में चौथे या 5वें दिन जिस सेंटर पे एग्जाम होने 5400 सब जगह मेल जाता है। अब ये मत बोलिए कि आज मेल भी हम नहीं कर पाएंगे। अब उन सेंटरों पे 2-2 प्रिंटर लगा दीजिए। 500 बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज एक सेंटर में, और 22 पेज की ये कॉपियाँ आप प्रिंट निकालिए, बच्चे को पेपर दीजिए, बच्चा 12 बजे अंदर आ जाए, आप 12 बजे मेल कर दीजिए, वहाँ स्टाफ लगा दीजिए, स्टेपलिंग ही तो करनी है, प्रिंट ही तो निकालना है, पावर बैकअप दे दीजिए, 1 दिन पहले रिहर्सल हो जाए। अब मुझे बताइए, जिसने पेपर बनाया वो कमरे में बैठे हैं 3-4 दिन से, जिनको पेपर देना है वो अंदर आ गए, अब आप प्रिंट निकाल रहे हैं, तो पेपर लीक होगा कैसे? क्या पर लगे हैं पेपर के? निकालने वाला नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बच गई, इतनी दूर ले जाना बच गया, एजेंट्स बच गए, आपका पेपर हो गया। और आज की डेट में सर लैंग्वेज कन्वर्जन भी हो जाता है। 1300 बच्चे नहीं देते होंगे 13 लैंग्वेज में जो आपने पेपर कर रखे हैं। बट ऑल इंडिया पेपर कराना इतना आसान क्यों? 5400 सेंटरों पे आप 2-2 प्रिंटर नहीं खरीदवा सकते? इतने करोड़ों ट्रांसपोर्ट में लगा रहे हैं, एक प्रिंटर की क्या कॉस्ट होगी आप बता दीजिए। 1.5 लाख से ऊपर होगी क्या? 3 लाख के प्रिंटर, और वो परमानेंट उसी सेंटर पे रख दीजिए। हर साल एग्जाम होना है, जो भी परीक्षा हो आप हर परीक्षा में मेल करिए, वहीं प्रिंट निकालिए, उसी टाइम काम खत्म हो गया। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसको यूज कर लीजिए। इतने लफड़ों से तो बचेंगे ना, रिसोर्सेस से बचेंगे। लीक हो रहा है, ट्रांसपोर्ट को देखो, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया। 20 लोगों को संभालना आसान है, हजारों को संभालना, और फिर लीक, और फिर छापामारी। तो छापामारी क्यों करनी है? उनको पहले जेल में कर लो ना जिन्होंने लीक करना है। अल्टीमेटली मंशा पे सब कुछ निर्भर करता है केशव और जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, क्यों ऐसे लोगों को लेना है जिनका XYZ से कनेक्ट हो, और आप के पास इतने रिसोर्स हैं। आप एकेडमिशियन, UPSC से एग्जाम्पल लीजिए, IIT से लीजिए, उन लोगों को इसमें लाइए। NTA एक कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी है जिसको ऑनलाइन कराना था, उसको आपने ऑफलाइन में इतना बड़ा एग्जाम दे दिया। अब लिमिटेड रिसोर्स से तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा, अगर मुझे हर जगह देखना है, कोई भी कहीं लीक कर सकता है, तो हमको उस सिस्टम के लीक्स ही बंद कर देने। एक कमरा, एक गेस्ट हाउस आपके पास इतने गवर्नमेंट DRDO है, कहीं भी बिठा के कराइए, कौन परिंदा पर मार जाएगा? कोई नहीं मार सकता। प्रिंटर्स आ जाते हैं, वहाँ सेंटर में प्रिंट निकालिए, और वो भी उसी दिन, तो क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं होना। आप ट्राई तो करिए। लेकिन अगर आप इतने उसमें जाएंगे, CBT, अब CBT में ग्लिचेस आते हैं, CBT में एक्सेस बाहर से ले लेते हैं। UGC नेट वेब पे, डार्क वेब पे लीक हो गया था, आपको एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। तो आप उसमें फिर 22 लाख बच्चों के साथ रिस्क लेंगे, एंड अगेन यू विल बी इनटू ट्रबल। जैसे सिस्टम बड़ा है, तो क्या आप कह रहे हैं कि 21 जून को जो नीट का पेपर होने वाला है, तो अब नहीं कर सकते क्योंकि समय कम है। तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि 21 जून को जो नीट का पेपर होगा वो लीक प्रूफ रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए 21 जून को मेरे को लगता है योग करेगा दूर नीट के पेपर का लीक का रोग, हो ही जाएगा।
लेकिन अब देखिए जब हो जाए तब माने, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। आज बच्चा हर सफ़ेद चीज़ को फूक फूक के पी रहा है, क्योंकि अब जब हो जाए, देखिए अब क्या विश्वास सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मैं नहीं कह रहा कि सरकार की मंशा नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हो गए और सुप्रीम कोर्ट में दे दिया तो ये बहुत सीरियस हो गए। लेकिन और दूर की भी सोच रहे हैं इन ए वे कि देखिए पेपर जो लीक हुआ था वो लोगों ने किया था, अब वो तो खैर ये होने नहीं देंगे, तो इन्होंने अगला स्टेप भी संभाल लिया कि ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर लो, वहाँ लीक ना हो जाए। तो उसमें भी इन्होंने कहा एयरफोर्स आर्मी लगा देंगे कि पेपर इधर उधर ना हो। अब पेपर जब हो जाएगा ना तभी लोगों को विश्वास होगा, क्योंकि अफवाहों का बाजार कोई टेलीग्राम चैनल पे बिक रहा है। अब यहाँ पे जो लुटेरे होते हैं वो तो आ ही जाते हैं। आप अब सीबीएसई की साइट थे तो स्कैमर आ गए कि भाई लोगों बच्चों से लूट लो, एनटीए जो रिफंड मांग रहा है उसमें स्कैमर आ जाएंगे। तो ये तो जायज़ बात है, लेकिन हमें विश्वास रखना, और बच्चों को ये कहूँगा कि मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सर बट आप ये तो मान रहे हैं कि एनटीए में ही जो लोग इन्वॉल्व थे वही लीक में रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन तो गए। सर क्या इस पूरे समाज में टीचर्स का, प्रोफेसर्स का जो रोल था, और वो जो सामने आए हैं महाराष्ट्र से, वो खुद भी एक टीचर हैं, कोचिंग भी लेते हैं बच्चों की, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लाते हैं ऐसे लोग? क्या भारत में कमी है पेपर सेटर्स की? नीट का पेपर है, कोई एडवांस्ड आईआईटी का पेपर नहीं है जहाँ बेसिक सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, कोई बहुत हाईफाई नहीं होता। तो हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, और इतना लूज वो पेपर लेके घूम रहा है। ब्यूटी पार्लर वाली मनीषा, फिजिक्स वाली मनीषा, इंटरप्रेटर मनीषा, ये सब काम कर रही है और आपको कानों कान खबर नहीं हो रहा। तो मतलब यहाँ तो हमारी कैजुअलिटी हो गई ना। और आपने डायरेक्टर भी अप्रैल में अपॉइंट किया, तो पहले करते, क्योंकि वो भी आके क्या कर देंगे, एकदम से वो एआई सिस्टम उन्होंने बढ़िया कर दिया, लेकिन काम तो पहले ही हो गया। एआई उसको क्या रोकेगा, जैमर्स को या कोई भी चीज़ है। तो तभी अब क्या है, इस एग्ज़ाम को तो खैर होने दीजिए, और ये होना भी अब ज़रूरी है, क्योंकि ये तो और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये सरकार के लिए लिटमस टेस्ट बनेगा। फिर ये लिटमस टेस्ट आगे है, ये तो एक है ही है, लेकिन अगले साल के लिए सीबीटी के लिए जाने से पहले इनको फिर सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे मानना है कि सीबीटी में 20-15 दिन तो लगेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन आएगा, जो कि एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? जेई में आज सवाल ड्रॉप होते हैं, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और गलत है, मैंने उसमें 20 मिनट लगा दिए, अब आप कैसे उसको जज करोगे कि मेरा जो स्कोर कम हुआ उसमें वो टाइम फैक्टर लेंगे? वो नहीं लेते हम। तो नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मजबूरी में हमें करना पड़ता है, इसीलिए जेई एडवांस्ड वाले एक ही दिन में कराते हैं और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। फिर पेपर हैकिंग, ग्लिचेस, सिटी सेंटर्स, आपके पास सेंटर ही नहीं है, आप सीयूईटी में इधर उधर जा रहे हैं, और नीट तो हमारे भारत में पूरे लोग देते हैं। ज़रूरत क्या है, एक अटेम्प्ट कम करिए। 30 साल के बाद कौन नीट में डॉक्टर बना है? जो आपने ये 22 लाख खड़े कर रखे हैं, 12 लाख फ्रेशर होते हैं, 12 लाख पुराने होते हैं। आप 4 अटेम्प्ट करिए। 60,000 सीट 8 सालों से हैं गवर्नमेंट, इसको 3 लाख तक ले आइए। जो बच्चा यूक्रेन, रशिया, अज़रबैजान, ईरान, कजाकिस्तान जाके पैसे हमारे वहाँ देता है, वो भी नहीं जाएगा। खेल खाली 2.5-3 लाख लोगों का ही है जो ये सीट अप्लाई होती है। अब सारा प्रॉब्लम नीट में क्या है, हाई स्टेक एग्ज़ाम है, प्राइवेट वालों ने 1-1 करोड़ फीस कर रखी है। तो अब बच्चा, पेरेंट इस झांसे में क्यों आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट सीट भी मिल जाएगी कुछ लाख पेपर देके, और पेपर भी मिल रहा है। और ये माफिया जो पेपर लीकर है उसने एक नेटवर्क बना लिया, क्योंकि इजी पैसा आ जाता है उसको, एग्जाम से नहीं है, जहाँ पैसा है वो लीक कर देता है, उसको तो पैसे मिलने भाई। और जहाँ स्कोप ही नहीं है वहाँ नहीं कर पाता। यूपीएससी और आईआईटी लीक नहीं होते इजीली, क्योंकि वहाँ उन एकेडमिशियंस इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बाहर की एजेंसी को पेपर ही नहीं दिया, वो खुद करते हैं, उन्हें नो हाउ पता है, तो पेपर जाता नहीं है। जबकि कोचिंग तो ये भी लेते हैं यूपीएससी वाले और जी वाले। हाँ, लीक तो फिर होने चाहिए। नीट में लूप होल्स, ह्यूमन इंटरवेंशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत है, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कम करना है। 60,000 से आप सीट बढ़ाइए, आपकी जीडीपी भी अच्छी हो जाएगी, पैसा भी यहीं रुकेगा। दूसरा, एज बार करिए, अटेम्प्ट करिए, आपका फिगर 15 लाख पे आ गया, 7-8 लाख कम होना, सरदर्दी कम हो जाती है। सर बट कंट्रोवर्शियल है अटेम्प्ट कम करना। जेई मेन में भी तो 3 है, जेई एडवांस्ड में भी तो 2 ही है। सर बट नीट एक लेवल पे हम देखते हैं। देखिए, अगर मैं 50 साल को मौका दे रहा हूँ तो एक 17 साल की सीट भी खा रहा है। एक 17 साल के बच्चे और एक 50 साल में तो फ़र्क है ना। आप देखिए, एक ही चीज़ को बार बार वो अटेम्प्ट करके, 4 अटेम्प्ट कम होते हैं क्या? अगर 4 या 5 अटेम्प्ट आपने दे दिए नीट के और नहीं हो रहा, तो कहीं तो मौका औरों को भी दीजिए।
आप बड़े उसमें सोचिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ फिर तो अनलिमिटेड है, फिर आपकी सरदर्दियाँ खत्म नहीं होगी, ना बच्चा मूव ऑन कर पाएगा। अब आप समझिए, मेरा अगर एप्टीट्यूड है तो हो सकता है मैं 2 या 3 में कर जाऊं, लेकिन 5-5 अटेम्प्ट, और जब आप सीट बढ़ा देंगे आधा खेल ही खत्म। क्यों लॉ में प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि वहाँ सीटें हैं और सबको कहीं ना कहीं सेटल होने को मिल जाता है। यहाँ प्राइवेट 1-1 करोड़ की फीस मार देती है, कैसे देंगे आप? सेटल नहीं हो पाता मैं। तो 22 लाख में से मैं 1,20,000 को लेता हूँ, 20 को हर साल रिजेक्ट करता हूँ। ये रिजेक्शन एग्जाम्स है। तो हमें ये समझना है कि हमको पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो ये पाप है क्यों है, ये वजह ढूंढिए आप, और उसको अगर हटाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर करियर काउंसलिंग करिए 8 से। आज की डेट में रूरल में ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें एक ही होता, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो जो सपना ले लेते हैं और उनके दिमाग से नहीं निकलता, क्योंकि आपने उसे बताया ही नहीं कि साइंस, डॉक्टर और उसके बियॉन्ड। सीबीएसई में 11वीं में कॉमर्स है, आईसीएसई में पहले है, तो बच्चे ने साइंस ही पढ़ा है, वो साइंस ही लेता है। कॉमर्स तो लगता है यार डाउनग्रेड है, ह्यूमैनिटीज तो डाउनग्रेड है। इस तरह की सोच है। फिर शर्मा जी के बेटे ने डॉक्टर बन गए तो हमारी बिटिया कैसे पीछे रह जाएगी, हम भी डॉक्टर बनाएंगे। कंपैरिजन्स में होड़ में लग जाते हैं पेरेंट और बच्चे को झोंक देते हैं। अब बच्चा, ये तो ऐसी मानसिकता है केशव जी, इसके बारे में प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं कि बहुत सारी लेकिन स्ट्रीम्स बात हैं। से नहीं है, आपको स्कूल में 8 से काउंसलिंग शुरू करनी है, पेरेंट्स को भी बुलाना है, बताना है कि इसमें होगा क्या। जब आप ये मूव करेंगे और ये बातें बताएंगे तो आदमी सोचेगा कि कोई और रास्ता भी है। नहीं पता, देखिए इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस ना होना एक बड़ी चीज है। जब इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस है आप उस चीज को कर लेते हैं। आज आपको पता ही नहीं है तो आप करोगे कैसे? और आज ये जो ट्विटर और इस पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आधे बच्चों तक नहीं पहुंच रही। आप प्लीज थोड़ा सा रूरल इंडिया को भी समझिए, उन तक भी ज्ञान बांटिए। खाली हम ट्वीट कर देंगे एनटीए का पेपर लीक हुआ, हमने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट से कहाँ होता है? हमारे को इसको ब्रॉडर बहुत चीजों में रिफॉर्म लाना है। राधा किशन कमेटी बैठी थी, उसने भी सजेशंस दिए। तो इस तरीके से अभी क्या है, जब प्रॉब्लम सामने है, हमें पता है कुछ है, तो उसके सॉल्यूशंस तो ढूंढे जा सकते हैं। राधाकृष्ण कमेटी के सॉल्यूशन का क्या हो गया? वो तो डब्बे में डाल दी सरकार। देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या यही रही कि सारे सॉल्यूशन, इन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज की। उस साल 2024 में कई बहरूपिया इम्पर्सोनेट करके पेपर दे रहे थे, तो इन्होंने कहा एक कान की बाली भी अंदर नहीं जाएगी, इम्पर्सोनेशन तो खत्म कर दिया। इन्होंने रिक्शे में पेपर जा रहा था तो जीपीएस लगा दिया कि चलो ये भी काम किया। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, लेकिन जो लूज एंड रह गए, हो सकता है 2024 में यही लोग पेपर बना रहे थे, इन्होंने ही कांड किया हो, क्योंकि उस टाइम मल्टीपल दिशाओं में थे। पकड़े तो नहीं गए उस वक्त, नहीं पकड़े गए, इसीलिए तो बात रह गई। वो भी जांच कर लीजिए कि 2024 में इनका कितना रोल था। अब जब हाथी आ गए हैं तो इसको निकाल के, ये कैंसर है जो सब जगह इफेक्ट कर रहा है। तो हमारे को इसमें बहुत ब्रॉडर सोचने की जरूरत है। और सीयूईटी एक फेल्ड स्टोरी है, आज सीबीएसई की ओएसएम फेल्ड स्टोरी हो गई। नीट अभी तक हम कुछ कर ही नहीं पाए हैं। जेई मेन में ग्लिचेस खत्म नहीं होते, क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं, 12-12 सवाल ड्रॉप होते हैं। ड्रॉप का मतलब वो गलत हो गए। तो एक और चीज, जब आप सवाल बना के आंसर की देते हो, सॉल्यूशन भी दीजिए, ताकि बच्चे को पता चले आया कैसे। आप ABCD लिखते हो और वो बच्चा चैलेंज करता है। सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि हम वही चीज करें। आंसर की गलत 20-25 आंसर की भी गलत आई है CUET में। CUET जैसी परीक्षा में आंसर की गलत आने का मतलब है लापरवाही से पेपर बना। तो ये जो लापरवाहियां हो रही हैं, और हमारे को कहाँ सेंट्रलाइजेशन करना है, कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल OSM पे सबसे बड़ा है इंस्टेंट सॉल्यूशन, जहाँ ग्रेस मार्क एक होना चाहिए। फिजिक्स की कॉपीज डेफिनेटली इनको देखनी चाहिए। एक दिन बच्चे को फिर से रिवैल्यूएशन का देना चाहिए मौका। ग्रेस मार्क्स नहीं करते तो फास्ट ट्रैक पे कॉपीज चेक कराएं और मैनुअली कराएं। अब OSM पे भी ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत हो चुका है। हम बाद में उस अगले साल मेरी अगर एक सुझाव माने तो AI से कॉपी चेक कराइए। आज सॉफ्टवेयर सब्जेक्टिव के बहुत बढ़िया आ गए, हम लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं। 80% उसकी एफिशिएंसी है। और चेक होने के बाद टीचर से रिव्यू कराइए, आपके एरर खत्म हो जाएंगे। AI हैंडराइटिंग भी पढ़ लेता है, AI अल्टरनेटिव आंसर्स को भी मार्क कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि टीचर्स का बोझ कम होगा और वो एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वो रिव्यू जब करेंगे तो पकड़ लेंगे। और AI चेकिंग भी फास्ट कर देगा।
तो इससे क्या होगा कि आप जिन सब्जेक्टों में ऐसा करवा सकते हैं आप ट्राई करिए। आप ये भी कर सकते हैं आधों में कराइए या कुछ में कराइए। तो इससे फायदा क्या है कि एआई की चेकिंग और उससे क्या निकला, क्योंकि रिव्यू तो टीचर कर रहा है, टीचर के लिए भी इजी होगा। स्कैनिंग सेंटर्स बनने चाहिए 10-15 ताकि कॉपीज फटाफट सेंटर तक पहुंचे, जल्दी अच्छे से स्कैन हो। क्योंकि ये जब तक स्कैन हो के 22-22 दिन लग रहे हैं तो आप समझिए कि हमारे को इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, स्कैनर्स लाने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ एआई से चेक कराइए और इस साल पूरे साल इनको हर स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस करें और बच्चे को लिखने का तरीका बताइए। तो इन सब से एक पॉजिटिव आउटकम होगा जी। अदरवाइज हम यही चर्चा करते रह जाएंगे और चीज बिल्कुल। जो केशव जी ने जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं, मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार की मंशा हो तो वो ये सारे सॉल्यूशंस को सामने ला सकती हैं। लेकिन ये हमने डिस्कशन द रेड माइक के व्यूअर्स के लिए इसलिए किया क्योंकि कोई भी बिंदु आपके बच्चे की परीक्षा प्रणाली को लेके पीछे ना छूट जाए और आपको भी पूरी जानकारी रहे कि आगे आगे अब सीबीएसई या सीयूईटी या नीट या यूपीएससी के पेपर्स में क्या क्या हो सकता है और इनोवेशन से कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि भारत में कम से कम पेपर तो सही करवा लो सरकार। यही हमारी भी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद रेड माइक को देखने के लिए।